बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 8 अगस्त 2020 आज सैटरडे का दिन। लेक्चर 17 और 18 जैसे कि मैंने आपको कल भी डिस्कस कर दिया था कि जितने हमारे लेक्चर मिस हुए हैं अब वो डबल लेक्चर्स की फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे। साइंस 8 क्लास, आज की डायरी आपकी पेज 107 से 109 तक आपने जो है वो लर्न करने कम्प्लीटली, ठीक है। जबकि आपकी जो वर्कशीट है वो आपने होमवर्क में राइट करनी है। एरोसोल्स बेसिकली कंप्लीट टॉपिक हमारा एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17। एरोसोल, एरोसोल का वर्ड दो लफ्ज़ों से निकला है। एरो का मीन होता है एयर यानी कि हवा, और सोल जो है सोल सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में सॉल्यूशन स्टडी किए हैं, ठीक है, किस तरह तैयार किए जाते थे। तो एरो का मीन होता है एयर और सोल का मीन होता है सॉल्यूशन। एरोसोल की डेफिनेशन है मेरे पास पहले, द प्रोडक्ट यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड द एरोसोल्स, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें जिनके अंदर सोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों को हम एरोसोल्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास सवाल आता है, व्हाट आर द सोल सिस्टम्स। तो सोल सिस्टम को नेक्स्ट उसने डिफ़ाइन कर दिया है, सोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन आ गैस और एयर, ठीक है। यानी कि हवा या फिर गैस किसी के अंदर, लिक्विड पार्टिकल्स या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं। यानी कि लिक्विड और सॉलिड जो है गैस या एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना, लेकिन यहाँ पे हम मीन क्या ले रहे हैं कि जो एयर या गैस है उसके अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड पार्टिकल्स डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं है, ठीक है, हल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बल्कि अलग अलग हैं थोड़े से। तो सोल किसे बोलते हैं, सोल सिस्टम हम बोलते हैं ऐसे सिस्टम्स को जिनके अंदर एयर या गैस के अंदर लिक्विड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल जो है सस्पेंडेड फॉर्म में यानी कि अनडिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया, एरोसोल बेसिकली किस चीज़ पर मुश्तमिल है, एयर पर या किसी गैस पर, और दूसरा सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लें, अब हम एग्जांपल अगर ले लें, परफ्यूम हम यूज़ करते हैं, स्प्रे मुख्तलिफ़ तरह के हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कीड़े मार स्प्रे हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली एरोसोल्स होते हैं। अब हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं परफ्यूम की। अगर आप परफ्यूम की कंपोजिशन स्टडी करें तो परफ्यूम के ऊपर आपको लिखा मिलेगा अल्कोहल, ठीक है, यानी कि जो परफ्यूम है उसके अंदर अल्कोहल भी मौजूद है, ठीक है। अल्कोहल बेसिकली क्या करता है, परफ्यूम जो हमने फ्रेगरेंस ले ली है, जो खुशबू हमें चाहिए परफ्यूम में से, उसको निकालने में बेसिकली जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो परफ्यूम जो अल्कोहल है वो गैस या एयर फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि अभी तो वो प्रेशराइज फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अदरवाइज़ जो अल्कोहल है परफ्यूम के अंदर वो गैस या एयर के तौर पे काम करेगा, जबकि वो खुशबू जो हमें चाहिए परफ्यूम में से वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगी, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जो है एक सोल सिस्टम बनाएंगे और हम परफ्यूम की बोतल को बेसिकली एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसोल आर यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस। मुख्तलिफ़ तरह के एरोसोल मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज़ एज एयर फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर के तौर पर हम जो है वो एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में एयर फ्रेशनर्स यूज़ होते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है, यानी कि कीड़ों को भगाने के लिए या फिर मारने के लिए हम जो है वो एरोसोल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे का यूज़ करते हैं। हेयर स्प्रे, बालों पर स्प्रे जो की जाती है वो भी एरोसोल्स हैं। क्लीनिंग एजेंट, सफाई के लिए हम मुख्तलिफ़ जो है वो स्प्रेज यूज़ करते हैं, वो भी जो है वो एरोसोल्स हैं। स्प्रे पेंट्स, ठीक है, पेंट्स को स्प्रे करने के लिए जो है वो
हम इस्तेमाल करते हैं एरोसोल्स। उसके अलावा मेडिसिनल स्प्रे यानी कि जो इन्हेलर्स दमे के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो भी बेसिकली एरोसोल्स होते हैं, ठीक है। तो एरोसोल बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, गैस या एयर पर, ठीक है, और उसके अलावा लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में कोई मटेरियल है जिसकी हमने बेसिकली स्प्रे करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एरोसोल की डेफिनेशन करें, एरोसोल क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन सोल, सोल की डेफिनेशन करें, सोल सिस्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर यूजेस ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स के इस्तेमालात क्या क्या हैं। एरोसोल की हमने डेफिनेशन कर ली कि एरोसोल बेसिकली सोल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो सोल सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं उनको हम एरोसोल्स कहते हैं। सोल की हमने डेफिनेशन कर ली कि सोल क्या होता है, सोल बेसिकली जो सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स एयर या गैस के अंदर इनका जो मिक्सचर होता है इसको हम सोल सिस्टम बोलते हैं। और यूजेस एरोसोल के क्या हैं वो हमने डिस्कस कर लिया कि एरोसोल स्प्रे जो है मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, जैसे कि एयर फ्रेशनर के तौर पर, इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर, हेयर स्प्रे के तौर पर, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, स्प्रे पेंट के तौर पर, मेडिसिन स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है, हाउ डू एरोसोल्स वर्क, एरोसोल किस तरह से काम करते हैं। एन एरोसोल कंटेन अ मिक्सचर टू फ्लूइड्स, एरोसोल बेसिकली एक मिक्सचर है, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स किया गया है, ठीक है, दो फ्लूइड है। पहले तो देख ले, फ्लूइड का आम रूटीन में लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो फ़्लो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है वो बह रहे होते हैं, ठीक है, वो उनको बहाया जा सकता है, वो फ्लूइड्स हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से गैस भी फ़्लो कर सकती है, ठीक है, और अगर सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो भी फ़्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइड हम उन चीज़ों को कह सकते हैं जो बह सकते हैं, जिनको बहाया जा सकता है, ठीक है। तो एरोसोल के अंदर दो जो है फ्लूइड इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 1 पर कोई गैस या एयर इस्तेमाल हो रही है, नंबर 2 पर कोई सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड पार्टिकल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। वन ऑफ दैट बॉइल्स बिलो रूम टेम्परेचर कॉल्ड एट द प्रोपेलेंट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। वो जो दो फ्लूइड इस्तेमाल हो रहे हैं यानी कि सॉलिड फार्म में या लिक्विड फार्म में, और सेकेंडली जो एयर या गैस इस्तेमाल की जा रही है, उसमें से एक को हम प्रोपेलेंट बोलते हैं जबकि दूसरे को हम जो है वो प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोपेलेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। पहले तो प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट बोलते हैं, प्रोपेल से निकला है, प्रोपेल, प्रोपेल का मीन होता है धकेलने वाला, ठीक है। इट मीन्स कि कोई चीज़ है हमारे एरोसोल के अंदर जो मटेरियल को बाहर धकेलती है। और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बेसिकली वो मटेरियल है जो कि हमें स्प्रे करना था। फॉर एग्जांपल हमने परफ्यूम इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर जो फ्रेगरेंस है का मटेरियल है वो प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने फॉर एग्जांपल एयर फ्रेशनर यूज़ किया है तो उसके अंदर जो फ्रेगरेंस वाला मटेरियल होगा वो बेसिकली प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से इंसेक्ट रिपेलेंट हमने यूज़ किया है तो इंसेक्ट रिपेलेंट के अंदर जो केमिकल मटेरियल होगा वो बेसिकली जो कीड़ों को मारने के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोडक्ट होगा। जबकि दूसरी चीज़ यानी कि गैस कोई फिल की हुई है, ठीक है, जिसने बॉटल में से इस मटेरियल को, प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, वो प्रोपेलेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोपेलेंट के बारे में क्या बात कर रहा है, वन दैट बॉइल्स बिलो रूम टेम्परेचर कॉल्ड द प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट ऐसा मटेरियल होता है जो रूम टेम्परेचर से कम पर बॉयल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो रूम टेम्परेचर है गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, 37+ हो जाता है, ठीक है। आम रूटीन में कंसिडर कर ले 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर पर जो प्रोपेलेंट होते हैं वो बॉयल कर चुके होते हैं, उससे पहले ही बॉयल कर चुके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है तो ये 20 पर, 18 पर, 15 पर ये बॉयल करके होते हैं। बॉयल करने से क्या मुराद है, आपको अगर पता हो कि हम अगर किसी चीज़ को बॉयल करें तो क्या होगा, पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, जब उसको बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है तो वो गैस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसके वेपर्स बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
तो जो प्रोपेलेंट है वो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है, बॉयल होता है। इट मीन्स के वो होता ही गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। द प्रोडक्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ एक्चुअली यूज एज एयर फ्रेशनर, ठीक है। प्रोडक्ट हम उस चीज़ को बोल रहे हैं जो कि बेसिकली एयर फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, हेयर स्प्रे के तौर पर या इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो इट मीन्स कि ओवरऑल हमारे पास जो दो मटेरियल यूज़ होने थे वो उसने डिस्कस किया कि एरोसोल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1 प्रोपेलेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हमने बेसिकली इस्तेमाल की है, जबकि प्रोपेलेंट वो चीज़ है जो कि इस मटेरियल को, प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, बॉटल से बाहर निकालने में हेल्पफुल साबित होती है। और ये प्रोपेलेंट जो है किस फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। द प्रोपेलेंट इज़ मीन्स ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन। प्रोपेलेंट का काम क्या होता है, वो मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड इन सील्ड मेटल कैन। और दोनों जो मटेरियल हैं वो एक मेटल की बनी हुई जो डिब्बी है, या फिर हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होती है परफ्यूम के लिए शीशे की बनी हुई बोतल, ठीक है। जबकि दूसरी स्प्रे वगैरह के लिए भी मेटल की किसी चीज़ की, लोहे की या एलुमिनियम की किसी और चीज़ की बनी हुई जो है वो डिब्बियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं दोनों फ्लूइड किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, किसके अंदर रखे जाते हैं, एक बॉटल के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है, जो कि गिलास की भी हो सकती है, जो कि किसी मेटल की, लोहे की या किसी और चीज़ की बनी हो सकती है। इसी हवाले से क्वेश्चन जो है हमारे पास कि एरोसोल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट इन एरोसोल। एरोसोल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। इसी तरह से व्हाट इज़ प्रोपेलेंट इन द एरोसोल। एरोसोल के अंदर जो प्रोपेलेंट है वो क्या होते हैं। यहाँ पे मैं राइट किया था लेकिन पिक लेते हुए मैंने इसको जो इंडिकेट ही नहीं किया। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ, ये क्वेश्चन आगे हम करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, प्रोपेलेंट क्या होता है, उसका क्या काम है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसका क्या काम है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। नेक्स्ट है, एट रूम टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूइड वेपोराइजेज एंड इंक्रीजेज प्रेशर ओवर द प्रोडक्ट लिक्विड। अच्छा, एक चीज़ ये भी जहन में रख लें कि जो प्रोपेलेंट है वो अगर जो है टेम्परेचर उसको कम मिले और प्रेशर ज़्यादा दिया जाए तो वही प्रोपेलेंट जो है वो गैस से लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि परफ्यूम है, उसके अंदर तो हमें कोई गैस नज़र नहीं आ रही होती, उसमें जो अल्कोहल भी होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बटन दबाते हैं, प्रेशर रिलीज़ किया जाता है, वो गैस फॉर्म में चेंज हो गया होता है और स्प्रे की फॉर्म में निकलता है। एट रूम टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ द प्रोपेलेंट फ्लूइड वेपोराइजेस। किस तरह से काम कर रहा है वो बात डिस्कस कर रहा है कि प्रोपेलेंट का कुछ हिस्सा जो है रूम टेम्परेचर पर वेपर्स की फॉर्म में रहता है एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट लिक्विड, ठीक है। और ये जो प्रेशर है, एयर है या फिर कोई गैस है, ठीक है, वेपर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर होंगे, लिक्विड के ऊपर होंगे, ठीक है। और अगर वो लिक्विड के ऊपर होंगे तो वो लिक्विड पर दबाव भी डालेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रोपेलेंट जो है वो वेपर्स फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर कुछ हिस्सा, और वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है, दबाव लगा रहा होता है। A long plastic tube runs from the bottom of the can up to the wall system at the top of the can. अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं, ये हम डायग्राम देखेंगे कुछ देर के बाद तो वो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ लेंगे। अभी हमारे पास उसने क्या बताया है कि एक प्लास्टिक का जो है ट्यूब या पाइप लगा होता है, जैसे ये दरमियान में उसने दिखा भी दिया है, एक पाइप लगा होता है और वो पाइप जो है बॉटल के
बॉटम यानी कि एंड से, नीचे से जो है वो शुरू हो रहा है और ऊपर जो है उसके मुंह तक, वॉल सिस्टम तक जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, वॉल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जैसे पीछे हमने वॉल सिस्टम की बात की कि उसने क्या करना होता है, किसी लिक्विड को या किसी मटेरियल को रोकना होता है। ठीक है, जैसे ही वॉल सिस्टम क्लोज़ कर दिया जाता है उसका जो फ़्लो है रुक जाता है, और वॉल सिस्टम ओपन करते ही वो चीज़ फ़्लो करके जो है वो बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो वॉल सिस्टम की हमने बात कर ली। वॉल सिस्टम का काम क्या है कि उस स्प्रे को या परफ्यूम को बाहर निकालना है या नहीं निकालना, उसके बारे में जो है इसका काम होता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसमें क्या है, कहता है कि जब प्रेशर लगेगा प्रोपेलेंट का, जो कि वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में था, तो वो लिक्विड मटेरियल को इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। व्हेन वॉल इज़ ओपन बाय प्रेसिंग द बटन। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि स्प्रे के अंदर, परफ्यूम के अंदर बटन लगा होता है। ठीक है, कहते हैं जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो क्या होगा, वॉल सिस्टम जो है वो ओपन होगा। ठीक है, और लिक्विड जो इधर से फ़्लो करता जा रहा है वो वॉल सिस्टम से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस पुशेज द लिक्विड प्रोडक्ट अप इन द प्लास्टिक ट्यूब। और किस तरह से वो लिक्विड ऊपर आया, मैंने बात कर ली थी कि प्रेशर जब जो है प्रोपेलेंट लगाएगा, गैस जब प्रेशर लगाएगी इस लिक्विड पर जिसको हमने बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से इस ट्यूब से होता हुआ मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ, इस ट्यूब से ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ जाएगा। The high pressure propellant vapor or gas pushes the liquid product up in the plastic tube and then out through the nozzle। और नोज़ल वाले हिस्से से जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। नोज़ल बेसिकली माउथ पार्ट है बेसिकली बॉटल का, जिसमें से फ्लूइड ने बाहर निकलना होता है। The narrow nozzle breaks the flowing liquid into tiny drops which come out as fine spray। अब जो नोज़ल है उसके क्या क्या काम होते हैं। नोज़ल एक तो ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से मटेरियल ने बाहर निकलना है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, कहते हैं कि जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको ये किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, टिनी ड्रॉप्स, छोटे छोटे कतरों की फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि बेहतर तौर पर स्प्रे हो सके। ठीक है, तो नोज़ल का 2 काम है, एक तो मटेरियल को स्केप करवाना है, बाहर निकालना है, और दूसरा उस मटेरियल को कॉन्टीन्यूस वे में नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, छोटे छोटे उसके ड्रॉप्स बना देने हैं ताकि वो स्प्रे की फॉर्म में जो है वो बॉडी से, जो बॉटल से है, बाहर निकल सके। अब जितना भी हमने डिस्कस किया है उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। मैंने इसको प्रॉपर्ली लेबल करने की कोशिश की है। ये प्रेस करते हैं हम बटन को, तो ये बटन वाला एरिया है, जैसे कि हम परफ्यूम को जानते हैं, हम बटन दबाते हैं। ठीक है, तो ये बटन वाला एरिया है जिसको प्रेस किया जा रहा है। ये हमारे पास नोज़ल है जिसमें से स्प्रे की फॉर्म में मटेरियल ने बाहर निकलना है, और ये एरोसोल स्प्रे उसने निकलती हुई दिखाई है, तो क्या आप बुक पर बेहतर तौर पे अपने देख सकते हैं। यहाँ पर यह ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ये ऊपर वाले हिस्से में वॉल सिस्टम जो है वो फिक्स किया होता है। ठीक है, और उसका काम क्या है कि जब बटन दबाया जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा और स्प्रे को बाहर निकालने में मदद करेगा। अब यहाँ पे देखें, गैस अंडर प्रेशर उसने इंडिकेट करवाई हुई है। ठीक है, यानी कि जो गैस है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यानी कि प्रोपेलेंट मौजूद है, और वो प्रोपेलेंट का कुछ पार्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और वो लिक्विड मटेरियल पर यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो दबाव लगाता है। अब जब दबाव लगेगा, ठीक है, इसके अंदर प्रोपेलेंट भी होगा और प्रोडक्ट, दोनों चीज़ें होंगी। ऊपर जस्ट प्रोपेलेंट ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है जब इसके ऊपर दबाव लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो है फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारा मटेरियल मूव करता हुआ इधर से इधर आएगा। ठीक है, बॉल सिस्टम से होता हुआ नोज़ल की तरफ जाएगा, और नोज़ल क्या करेगी, उस लिक्विड को, जो कि लिक्विड फॉर्म में था, उस लिक्विड को स्प्रे की फॉर्म में चेंज कर देगा, यानी कि छोटे छोटे कतरों की फॉर्म में, और ये स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से ये हमारा एरोसोल जो वर्क करता है, और यही सिस्टम हमारे परफ्यूम्स के अंदर भी है। इंसेक्ट रिपेलेंट जो स्प्रेज इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर भी यही सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हमने एक सिस्टम को स्टडी किया है कि कैसे जो है परफ्यूम्स वर्क करती हैं। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ नोज़ल? नोज़ल का क्या काम है?
ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ फाइन ट्यूब। जो ट्यूब इस्तेमाल की गई है दरम्यान में, जो प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल हुआ है, उसका क्या काम है, ठीक है। यानी मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है, राइट नोट ऑन एरोसोल्स, एरोसोल्स पे नोट लिखें। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन एरोसोल्स एंड हाउ डू एरोसोल वर्क्स, किस तरह से एरोसोल काम करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक का वर्ड एटमॉस्फियर से है, ठीक है। प्रेशर तो हम जानते हैं कि जब फोर्स लगती है किसी एरिया पर, तो वो प्रेशर जो है वो डेवलप होता है उसकी वजह से। एटमॉस्फियर, आपने 6th क्लास में ये चीज़ स्टडी की थी कि जो ज़मीन है उसके गिर्द गैसों का ब्लैंकेट या ग़िलाफ़ होता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, डिफरेंट तरह की गैसेस जो है मौजूद होती हैं, जो कि हमारी ज़मीन को डांपे होती हैं हर तरफ से। इन गैसेस के ब्लैंकेट को ही, ग़िलाफ़ को ही हम बेसिकली एटमॉस्फियर बोलते हैं। यानी कि जो हमारी एयर है उसके प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बात बता रहा है, ओवर अर्थ हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट। हमारे इर्द गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का ग़िलाफ़ होता है, ठीक है। द अर्थ ग्रेविटी पुल्स द एयर कॉलम डाउन, और ज़मीन की जो ग्रेविटी है, कशिश सकल जिसको हम बोलते हैं, कि ज़मीन जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, इसी क़ुव्वत की बिना पर ज़मीन जो है हवा के ग़िलाफ़ को भी, एयर ब्लैंकेट को भी अपनी तरफ खींच रही है। हैंस द एयर हैज़ वेट, इट मीन्स कि जो हवा है उसका भी वज़न होता है, ठीक है। और ये एक्टिविटी 5 क्लास में हमने की थी कि हवा का भी वज़न होता है, जो कि हमने 2 बैलून्स को लेकर जब स्केल पर जो है उनको वेट उनका मेजर किया था, और एक बैलून को हमने उसमें से जो है वो फाड़ दिया था सुई की मदद से, तो स्केल जो है वो नीचे हो गया था, जो कि हमें बेसिकली इंडिकेट करवाता था कि हवा का भी वज़न होता है, ठीक है। एक गुब्बारा जिसमें एयर है और एक गुब्बारा जिसमें एयर नहीं है, जिसको फुलाया नहीं गया, उसके वज़न में फ़र्क आता है, और वो फ़र्क बेसिकली एयर की वजह से होता है, ठीक है। तो कहता है बेसिकली यहाँ पे कहता है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हवा का जो है वो वज़न होता है। द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज़ प्रेशर विच इज़ टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वेट ऑफ द एयर कॉलम, ठीक है, यानी कि हवा जो है उसका जो वज़न होगा, किसी भी चीज़ का वज़न जो है, बेसिकली मैंने डिस्कस किया था पीछे, हमने अली की एग्जांपल में स्टडी किया था कि किसी भी चीज़ का जो वज़न होता है वो उसका जो है बेसिकली फ़ोर्स ही होती है न्यूटन्स की फॉर्म में। तो कहता है कि एयर का वज़न भी बेसिकली फ़ोर्स है जो मखसूस एरिया पर ज़मीन के ऊपर लग रहा है, यूनिट एरिया पर, यानी कि मीटर स्क्वायर एरिया पर ज़मीन पर लग रहा है। तो ज़मीन के ऊपर हवा का जो फ़ोर्स लगाई जा रही है, वो फ़ोर्स जो है क्या डेवलप करेगी, प्रेशर डेवलप करेगी, और इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। सादा लफ्ज़ों में मैं जो अगर डिस्कस करूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो हवा हमारी ज़मीन के ऊपर लगा रही है, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर मैथमेटिकली हम इसको लें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है वेट ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। एरिया, ज़मीन का वो एरिया जिस पर प्रेशर लग रहा है, वेट ऑफ द एयर, हवा का वज़न, यानी कि F/A इज़ इक्वल टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ गई। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड द बैरोमीटर। अब वो आला जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, उस आले को हम बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट या आला जिसकी मदद से हम जानते हैं कि हवा का कितना दबाव है, कितना प्रेशर है हवा का, उस आले को हम बैरोमीटर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी होना चाहिए,
जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम मीटर क्यूबिक में मेजर होता है, ठीक है, जो वज़न होता है, ठीक है, मैस जो है वो केजी में मेजर किया जाता है, फोर्स न्यूटन में मेजर की जाती है, प्रेशर पास्कल में मेजर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हवा का जो दबाव है उसको जब हम बैरोमीटर से मेजर करेंगे तो उसके लिए भी हमें कोई यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है इसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज़ एब्रीविएटेड एज ATM। अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर पूरा नहीं लिखना चाहते, उसकी हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं। एब्रीविएशन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं, उर्दू में हम इसको मुखफ़फ़ कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की शॉर्ट फॉर्म ATM जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 101,300 पास्कल और 101.3 किलो पास्कल एट सी लेवल। कहते हैं कि समुंदर की सतह पर जो हवा का दबाव है वो कितना है, वो आलमोस्ट 101,300 पास्कल। अगर अपनी ज़ुबान में पाकिस्तानी स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो 1,01,300 पास्कल जो है वो प्रेशर है हमारे समुंदर की सतह पर हवा का। और अगर पास्कल की बजाय किलो पास्कल में करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पास्कल्स वाली रकम को हमें डिवाइड करना पड़ता है 1000 के साथ, तो वो किलो पास्कल में आ जाती है, ठीक है। तो कहता है कि समुंदर की सतह के ऊपर जो हवा का दबाव है वो 101,300 पास्कल या फिर 101.3 किलो पास्कल समुंदर की सतह पर होता है। और इसी को हम इक्वल करते हैं एक एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा जा सकता है कि एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के इक्वल होता है। तो एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के इक्वल है, 101,300 पास्कल, ठीक है। इसी तरह से डू यू नो में वो बता रहा है हमें, क्या आप जानते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल इज़ अबाउट 100,000 पास्कल या 100 किलो पास्कल, या सिंपली पाकिस्तानी ज़ुबान में अगर बात करें तो 1,00,000 पास्कल होता है। यानी कि समुंदर की सतह पर जो ज़मीन का हवा का दबाव है वो ज़्यादा होता है, जबकि ज़मीन पर अगर हम हों, ठीक है, ग्राउंड पर मैदान में अगर हम खड़े हों तो हवा का दबाव कुछ कम उसकी बनिस्बत होता है, वो तकरीबन 100 किलो पास्कल के इक्वल होता है। आलमोस्ट 1.3 पास्कल का डिफरेंस जो है इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, 1.3 किलो पास्कल का डिफरेंस पाया जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं। डिफ़ाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन करें, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। व्हाट इज़ बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है ये बताएं। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है। ये मुख्तलिफ़ तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट नोट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है, ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये हम मुख्तलिफ़ तरह की हेडिंग्स बनाकर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको चाहिए शीशे का एक गिलास, पेपर चाहिए, थिक पेपर, मोटा पेपर चाहिए। इसके लिए आप जो है कागज़ इस्तेमाल करने की बजाय जो पेज है उसको इस्तेमाल करने की बजाय आप जो है वो चार्ट का जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। चार्ट का पेपर जो इतना थिक नहीं होता, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट चार्ट पेपर जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। और पानी हमें चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद वाटर अप टू ब्रिम। आपने ये गिलास लेना है, इसको सीधा रखना है, पहले तो इसके अंदर पानी भर लेना है इसके मुंह तक, ठीक है। पुट द पेपर ऑन द ग्लास पेपर, सीधी फॉर्म में जब आपने इसको रखा है उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर पेपर रख देना है ये, ठीक है, पेपर का पीस रख दिया। होल्ड एंड सिंपली प्रेस द पेपर ऑन द ग्लास बाय कीपिंग हैंड ओवर द पेपर। आपने क्या करना है, इसके ऊपर हाथ रखना है, ठीक है, इसको दबाना है हल्का सा, सीधी फॉर्म में, ठीक है, अभी भी सीधी फॉर्म में। आपने
पेपर के ऊपर अपना हाथ रख दे ताकि वो थोड़ा सा प्रेस हो जाए, उसके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे लग जाए। कीप ऑन हैंड ओवर द पेपर, होल्ड द ग्लास फ्राम इट्स लोअर पार्ट बाय योर अदर हैंड एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आपने क्या करना है, कहते हैं कि दूसरे हाथ से आपने इसको पकड़े हुए पहले भी आपने जस्ट क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, तब भी आपका हाथ जो है इस पेपर के ऊपर मौजूद रहना चाहिए, ठीक है, ताकि पेपर आपका गिरे नहीं। रिमूव द हैंड फ्राम द पेपर, उसके बाद ठीक है उल्टा करने के बाद जब इस फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है, हमारा ग्लास, इसके बाद आपने अपना हाथ जो है वो हटा देना है, ठीक है। डज वाटर फॉल डाउन, क्या पानी नीचे गिरेगा? इफ़ नॉट, व्हाट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग, अगर नहीं गिरेगा तो क्यों नहीं गिरेगा? तो ये मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं बताना चाहिए कि क्यों नहीं गिरेगा, मैंने काफ़ी हद तक डायग्राम में चेंजेस कर दी थी। चलें, ये आप पे हम छोड़ देते हैं कि अगर पानी गिरता है या नहीं गिरता। अच्छा, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने ग्लास को शेक करना शुरू नहीं कर देना, अदरवाइज़ आपका पानी गिर जाएगा। अगर आप शेक नहीं करते, स्मूथली इसको रखते हैं तो पानी नहीं गिरेगा। सवाल आपसे ये है कि पानी क्यों नीचे नहीं गिरता? तो नेक्स्ट जो है आप स्कूल में आते हैं या फिर जो है अगली वीडियोस में मैं डिस्कस कर लूँगा, आप अपना जो है ये सवाल का आंसर रजिस्टर पर राइट करें, ठीक है। आपकी जो वर्कशीट है उसमें तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप अपनी वर्कशीट में ये एक्टिविटी करके चेक करेंगे और उसका आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे कि क्यों जो है पानी नीचे नहीं गिरता। कुछ अहम बातें अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा के दबाव के हवाले से, जो कि हम फेस भी आम रूटीन में कर रहे होते हैं। जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हवा का दबाव जो है वो कम होता जाता है। कैसे कम होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वरीज विद एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई के साथ, एल्टीट्यूड के साथ वरी करते हैं, यानी कि चेंज होता रहता है, कम होता जाता है। कैसे कम होता है वो हम डिस्कस करेंगे। द अर्थ सरफेस वेयर वी लिव इज़ द बॉटम ऑफ द सी ऑफ एयर, there is more weight of the air and hence more atmospheric pressure at the earth's surface. As we go up in the air, atmospheric pressure decreases. This is because weight of the air decreases as we go up in the air. अब यहाँ पे पहली बात उसने बताई कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, ज़मीन के ऊपर, मैदान के ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है, ये हवा का, समुंदर का एंडिंग प्लेस है, बॉटम है, ठीक है। बॉटम यानी कि निचले वाले हिस्से को हम बॉटम बोलते हैं। जैसे ग्लास का नीचे वाला हिस्सा जो है उसका बॉटम कहलाएगा। तो कहता है कि हम ज़मीन की सतह के ऊपर रह रहे हैं और ज़मीन बेसिकली हवा के समुंदर का बॉटम होता है, निचला हिस्सा होता है। इट मीन्स कि ऊपर सारी एयर है, एंडिंग पार्ट पे हम रह रहे हैं। अब सी, समुंदर को हम बोलते हैं, समुंदर तो पानी का होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हवा का समुंदर भी हमारे ऊपर है, हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हवा नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे ऊपर हवा ही हवा है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि ज़मीन को, पूरी ज़मीन को इर्द गिर्द से जो है वो घेरे हुए है एयर, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम हवा के समुंदर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और सबसे निचले हिस्से पे बैठे हुए हैं। देयर इज़ मोर वेट ऑफ द एयर एंड हैंस मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द अर्थ सरफेस। चूँकि हम सबसे नीचे हैं, हमारे ऊपर हवा ही हवा है, इट मीन्स कि उसका वज़न सारे का सारा हमारी ज़मीन पे पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारी ज़मीन पर ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की थी कि एक बॉटल के अंदर या फिर किसी टैंकी के अंदर अगर पानी है तो पानी के सबसे निचले हिस्से में प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का सारा पानी जो है नीचे वाले हिस्से पर दबाव लगाएगा, बनिस्बत कहीं ऊपर अगर जो है वो, अगर दबाव की, प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा बनिस्बत बॉटम वाले आखिरी निचले हिस्से पर, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि हम समुंदर, हवा का जो समुंदर है उसके नीचे हैं, ठीक है, सबसे आखिरी हिस्से में पाए जाते हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, ज़मीन की सतह पर हैं। तो सारी जो ऊपर हवा है हमारे ऊपर दबाव लगा ली है, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा तो नहीं है, बल्कि वो कहेंगे कि समुद्र के ऊपर और भी ज़्यादा होता है। एज़ वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहाड़ों के ऊपर हम जाते हैं, मरी में, कागान में, पहाड़ी इलाके हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा का दबाव जो है वो कम होता जाएगा।
दिस इज़ बिकॉज वेट ऑफ द एयर डिक्रीजेज एज वी गो अप इन द एयर। उसकी वजह क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हवा जो ऊपर कम होती जाती है। जैसे आप जो है पिछली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे हमने डिस्कस किया था उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में हवा कम है, जितना नीचे होंगे उतना ही सारी हवा का दबाव नीचे ज़्यादा होगा। जितना ऊपर जाएंगे ऊपर हवा कम होगी, उसका वजन कम होगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम होगा। Thus the people who climb up in the hills experience less air pressure than those living at sea level। इसलिए वो लोग जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं वो एयर प्रेशर उन्हें कम फील होता है, ठीक है, जबकि ज़मीन के ऊपर सी लेवल के ऊपर जो रह रहे हैं, ठीक है, हम सी लेवल पे फ़िलहाल रह रहे हैं, ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो एयर का ज़्यादा होता है। At sea level, the atmospheric pressure is 101300 Pascal, 101.3 kilopascal, whereas at height of about 5 kilometer, it falls to about 55,000 Pascal या 55 किलो पास्कल। कहता है कि अगर हम बात करें समुंदर के लेवल की, ठीक है, तो समुंदर पर इतना प्रेशर होता है, लेकिन 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 5000 मीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं ज़मीन से, ठीक है, तो उसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया होता है, ऑलमोस्ट हाफ प्रेशर रह गया होता है, 55,000 पास्कल प्रेशर रह जाता है। यानी कि बहुत कम प्रेशर जो है 5 किलोमीटर अगर हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो बहुत कम प्रेशर जो है हवा के ऊपर रह जाता है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि K2 की हाइट जो हमारी चोटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2, उसका हाइट कितनी होती है, कितनी ऊंची है, ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल इसकी डिस्कशन से हमने क्या बात की कि हमारी ज़मीन के ऊपर हवा का दबाव सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो हवा के सबसे जो हवा का जो समुंदर है वो उसके बॉटम में हम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा का प्रेशर कम होता जाएगा। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है, उसका वज़न कम होता रहता है, ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ज़मीन के ऊपर समुंदर की सतह पर हम रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101.3 किलोपास्कल या फिर 1 एटमॉस्फेयर होता है, जबकि 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर अगर हम ऊपर चले जाएं पहाड़ों के ऊपर तो ये आलमोस्ट हाफ जो है वो रह जाएगा, 55 किलो पास्कल जो है प्रेशर रह जाएगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड बाय द मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके हम बता सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और ऊंचाई को डिस्कस कर सकते हैं, और ये बहुत अहम है इस हवाले से भी कि जो जहाज़ है, ठीक है, जो कि ऊपर जा रहा था, उस जहाज़ के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम लगा होता है जो जहाज़ को बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से कि कितना वो ऊंचाई पर है। Altitude above the sea level can be determined on the basis of measurement of atmospheric pressure। Altitude above the sea level, समुंदर की सतह के ऊपर जो ऊंचाई होता है, कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके हम बता सकते हैं कि कितना हम समुंदर के लेवल के निस्बत ऊपर है। ज़मीन के लेवल की बात नहीं कर रहा, समुंदर के लेवल के बारे से बात कर रहा है कि समुंदर के लेवल को हम कंपेयर करके और अपनी ऊंचाई को हम जो है जहाँ पर हम हैं उनके प्रेशर के डिफरेंस को हम मेजर करके बता सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज एल्टीट्यूड। जितना हम ऊपर होंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इट मीन कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वो हमें इंडिकेट करेगा कि हम उतने ही ऊंचाई पर हैं ज़मीन की बनिस्बत। तो किस तरह से मेजर करते हैं? बेसिकली एक आला है जिसको हम प्रेशर अल्टीमीटर कहते हैं, जो कि बेसिकली जस्ट बैरोमीटर को ही थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। ये एक बैरोमीटर उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, सील एनोरॉइड सेल, जिसका काम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है। इसके साथ ये एक नीडल लगी हुई है और इस नीडल के साथ ये स्केल बना हुआ है जो कि इंडिकेट करेगा कितनी हाइट है, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर हमने बैरोमीटर यूज़ किया था उसी में थोड़ी बहुत चेंज करके जो है प्रेशर अल्टीमीटर जो है बनाया जाता है, जो कि बताता है कि कितनी हम ऊंचाई पर हैं, ठीक है। और किसको कंपेयर करेगा? हाइट को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपस में कंपेयर करके बता देगा हमारी हाइट कितनी है।
When a barometer is calibrated to indicate altitude, the instrument is called अल्टीमीटर। यानी कि जब बैरोमीटर को जो है उसके ऊपर मार्किंग लगाई जाती है, उसके साथ स्केल लगाया जाता है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करवाता है कि कितनी ऊंचाई पर हैं, तो इसी बैरोमीटर को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर अल्टीमीटर कहेंगे। यानी कि प्रेशर अल्टीमीटर जब हमें बताता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, तो उसी बैरोमीटर को हम प्रेशर अल्टीमीटर कहते हैं। प्रेशर अल्टीमीटर यूज इन एयरक्राफ्ट। प्रेशर अल्टीमीटर एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि हवा के अंदर जो व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, गाड़ियाँ तो नहीं मैं कह सकता, यानी कि जहाज़, एरोप्लेन्स, ठीक है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसके अंदर प्रेशर अल्टीमीटर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर यूज बाय स्काई डाइवर्स, हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। इसके अलावा प्रेशर अल्टीमीटर जो है उनकी जो है रिस्ट के ऊपर, यानी कि जिस तरह घड़ी हम डालते हैं अपने बाजू में, बिल्कुल इसी तरह से अल्टीमीटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्काई डाइवर्स, यानी कि जो आसमान से जो है सॉरी ऊपर से छलांग लगाते हैं किसी जहाज़ से या किसी और चीज़ से पैराशूट लेकर, तो इनके ऊपर जो है स्काई डाइवर्स जो है वो रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हाइकर्स, यानी कि जो पैदल पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ जो रास्ते होते हैं वहाँ पर चल रहे होते हैं, तो वो जो है रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स, यानी कि जो पहाड़ की चोटियाँ सर कर रहे होते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली कहता है कि अल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें पता हो कि वो कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज फॉर वेदर फोरकास्ट। ठीक है, मौसम का हाल जो है खबरों के अंदर आप सुनते हैं, तो वो मौसम का हाल जानने के लिए, यानी कि आगे क्या होगा मौसम के साथ, ठीक है, तूफ़ान आएंगे, आंधियाँ आएंगी, बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, इस हवाले से कहते हैं तो वो जो पेशन गोई की जाती है, ठीक है, फोरकास्ट मीन पेशन गोई करना है, ठीक है, पहले से बताना होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जो है वो मेजर करके हम बता सकते हैं कि मौसम का हाल क्या होगा, ठीक है। द वेदर इज़ फाइन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ as high as 105,000 Pascal. When it falls to low about 92,000 Pascal, there is probability of storm. ठीक है, कहता है कि मौसम खुशगवार है अगर एयर का प्रेशर अल्टीमीटर से बैरोमीटर से मेजर किया गया है और प्रेशर 105 पास्कल या फिर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे है, तो हम कहेंगे मौसम ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 92,000 पास्कल तक प्रेशर आ जाता है, तो कहता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, अमकान या चांस होता है कि तूफ़ान आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स के ख़बरों के अंदर बता रहे होते हैं ना तूफ़ान आने वाला है, तो वो बेसिकली एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके बता रहे होते हैं। तो ये MCQ भी हमारे पास बन सकता है कि किस प्रेशर पर तूफ़ान आने के चांसेस होते हैं, तो 92,000 पास्कल पर, और किस प्रेशर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर जो है वो मौसम जो है नॉर्मल होता है, ठीक है, फाइन होता है, वो है 105,000 पास्कल, ठीक है। तो ये MCQs बन सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये एक बैरोमीटर उसने दिखा दिया है जिसके अंदर सुइयां लगी हुई हैं, ठीक है, सुइयां मूव करेंगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है प्रेशर है, ठीक है। ये हमारे पास रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर है, यानी कि जो है कलाई के ऊपर जो है एक पर्सन ने जो है वो अल्टीमीटर लगाया हुआ है ताकि उसे जो है वो जब वो हाइकिंग कर रहा है या फिर ड्राइविंग उसने करनी है, स्काई ड्राइविंग करनी है या माउंटेन क्लाइंबिंग उसने करनी है, पहाड़ों पर चढ़ना है, तो वो मेजर कर सके कि कितनी ऊंचाई पर है वो। अब यही चीज़ें जो है रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर डिजिटल फॉर्म में भी हैं बजाय सुइयों की फॉर्म में वो, और ये आप देख सकते हैं कि हाइकर ने जो है वो पहना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आलमोस्ट वही डायग्राम है जो कि हमने बुक के अंदर भी देखी है। इसमें बेसिक दिखाने का मकसद क्या है कि बाकी अंदरूनी मशीनरी है जो बेसिकली मेजर कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, और हमें जस्ट जो है वो इस पोर्शन से पता चलता है कि बेसिकली प्रेशर कितना है, ठीक है। हमारा इस हिस्से से कोई लिंक, इस हिस्से से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, वो मशीनरी है, ठीक है, तो वो खुद ही मेजर करके हमें जस्ट बता देती है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वर्कशीट हमारी आपके आज की क्या है, व्हाट इज़ सोल, सोल किसे कहते हैं। इफ़ यू यूज़ परफ्यूम
द फ्रेगरेंस यूज इन द परफ्यूम बॉटल इज़ प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट। तो अगर आप परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं कि परफ्यूम के अंदर जो फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू है जिसको हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोपेलेंट होगा या फिर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक लाइन का आंसर है। डिफाइन बैरोमीटर, बैरोमीटर की तारीफ़ करें। हाउ द बैरोमीटर एंड अल्टीमीटर डिफरेंट, बैरोमीटर और अल्टीमीटर किस तरह से मुख्तलिफ हैं ये बताएं। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है उसकी तारीफ़ करें। राइट वैल्यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर ग्राउंड लेवल, सी लेवल 5 किलोमीटर अबव अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा का दबाव बताना है ज़मीन की सतह पर, समुंदर की सतह पर, और 5 किलोमीटर अगर ज़मीन से ऊपर आप चले गए हैं, समुंदर की सतह से ऊपर चले गए हैं तो कितना प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये आपने 2 लाइनों का आंसर इसका भी देना है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई। एक बार रिव्यू कर लेंगे। हमने आज डिस्कस किया एरोसोल क्या होते हैं। ठीक है, एरोसोल बेसिकली कुछ सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम बेसिकली जो है वो सोल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोडक्ट्स जिसमें सोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उनको हम एरोसोल्स कहते हैं। एरोसोल का वर्ड जो है बेसिकली एरो एयर से निकला है, सोल का मीन सोल्यूशन होता है, और एरोसोल का जो मीन है सोल यानी कि जो सोल्यूशन है उसका मीन क्या है कि सोल बेसिकली 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स गैस के अंदर। ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं या एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको हम सोल बोलते हैं। ठीक है, एरोसोल्स बेसिकली परफ्यूम की जो स्प्रे होती हैं या फिर कीड़े मार अद्वियात की जो स्प्रे होती हैं या मुख्तलिफ जो है इन्हेलर्स होते हैं वो बेसिकली एरोसोल्स कहलाते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ एरोसोल यानी कि एरोसोल किस तरह से काम करते हैं तो इसके हवाले से हमने स्टडी किया था कि एरोसोल जो है बेसिकली 2 फ्लूइड पे मुश्तमिल हैं, एक प्रोपेलेंट है, दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोपेलेंट बेसिकली उस मटेरियल को जो हमने इस्तेमाल करना है उसको बॉटल में से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जबकि प्रोडक्ट वो मटेरियल होता है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मकसद के लिए। ठीक है, यानी कि फ्रेगरेंस परफ्यूम के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट है। ठीक है, और अल्कोहल या फिर और कोई गैस जो इस्तेमाल की जा रही है वो बेसिकली प्रोपेलेंट होता है। इसमें हमने जाना कि जो प्रोपेलेंट है और जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक बॉटल के अंदर बंद किए जाते हैं, और वो बॉटल स्टील की बनी हो सकती है, किसी जो है शीशे की भी बनी हो सकती है, किसी प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ जानी कि जो प्रोपेलेंट है वो गैस फॉर्म में थोड़ा बहुत रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और वो दबाव लगाता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है प्रोडक्ट और बाकी प्रोपेलेंट। ठीक है, और वो ट्यूब में जो है ऐसे दाखिल करता है प्रेशर, अपने प्रेशर की वजह से। और जैसे ही हम वॉल्व जो है वो ओपन होता है, वॉल्व कब ओपन होगा जब हम जो है ऊपर से बटन को दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वॉल्व ओपन होगा और नोज़ल की मदद से स्प्रे जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से एरोसोल काम करता है। उसके बाद हमने बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हवा का जो दबाव होता है। ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और हवा का दबाव का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने स्टडी की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है वेट ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय एरिया। इसके बाद हमने बात की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर की मदद से मैयर करते हैं। तो बैरोमीटर वो आला है जिसकी मदद से हवा का दबाव मैयर किया जाता है, और इसको मैयर करने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एटमॉस्फियर, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो स्मॉल ATM हम राइट करते हैं, एटमॉस्फियर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फियर। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फियर आलमोस्ट इक्वल होता है 101.3 किलो पास्कल के। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि ज़मीन के ऊपर और जो समुंदर के ऊपर है जो एयर का प्रेशर उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। इसके बाद हमने मज़ीद बात की थी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और उसकी बुनियादी वजह भी हमने डिस्कस कर ली थी। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट पर, एयर कम होती जाती है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम प्रेशर अल्टीमीटर कहते हैं। प्रेशर अल्टीमीटर में क्या होता है, ये बेसिकली बैरोमीटर ही होता है, लेकिन इस बैरोमीटर के साथ एक स्केलिंग होती है, एक स्केल लगाता है जो कि हाइट को हमें बताता है। ठीक है, तो इट मीन्स के प्रेशर अल्टीमीटर की मदद से हम बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है,
हम कितनी ऊंचाई पर हैं। प्रेशर अल्टीमीटर बेसिकली एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज़ वगैरह उसके अंदर भी मौजूद होता है। उसके अलावा जो हाइकर्स होते हैं, स्काई डाइवर्स होते हैं या माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो भी प्रेशर अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट में ये बात डिस्कस की थी कि हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके बता सकते हैं कि मौसम का हाल क्या होगा, कब तूफ़ान आएगा, कब मौसम जो है वो नॉर्मल है। तो ये चीज़ें आज हमने स्टडी की। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बेहतरीन लेवल का आपने अच्छे से काम करना है। और मंडे को आपने सुबह 9 बजे तक अपने जो है वो रजिस्टर जो है वो मुझे जमा करवाने हैं। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़। मुझे साइंस के रजिस्टर ही जमा करवाने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज तक का काम सारा कंप्लीट होना चाहिए आपके रजिस्टर पर। गुड बाय।